गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज। आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर हिंदी में बोले तो बोलेंगे महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस का बढ़ना, जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है और वैल्यू ऑफ मनी भी रिड्यूस हो जाती है। अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन में जो रियल सेविंग्स है वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली दो तरह की होती है। एक तो होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो डिमांड है वो इंक्रीज करती है, मतलब इंक्रीजिंग डिमांड। तो डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई कम होती है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है और प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब जो चीज़ों की कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। जैसे वेजेस वगैरह हो गए, तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइस हाइक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है। अब डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का जो ऑपोजिट है वो होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब प्राइजेस का फॉल होना, फॉलिंग प्राइजेस। मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, जिसकी वजह से सरप्लस हो गया है और प्राइजेस डाउन जा रहे हैं। इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। जो हमारी आरबीआई उसने बोला है कि जो इन्फ्लेशन का रेट जो कि गुड है इकोनॉमी के लिए, वो कितना है? 4 ± 2%। मतलब 4%। अगर अपर टॉलरेंस लेवल देखें तो वो है 6% और लोअर टॉलरेंस लेवल देखें तो वो है 2%। मतलब अगर जो इन्फ्लेशन है 2% to 6% के बीच में लाई कर रही है, दैट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। क्योंकि अगर क्या है, बिकॉज अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से, तो डिमांड नहीं है मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। बट अगर वो प्रॉपर लेवल्स में मेंटेन रहे तो। अब कुछ टर्म्स में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, दैट इज डिसइन्फ्लेशन और रीफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन और डीफ्लेशन में बहुत फ़र्क है। डीफ्लेशन मतलब प्राइजेस का फॉल होना, बट जो डिसइन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिस मतलब स्लो रेट पे प्राइसेस का बढ़ना। मतलब इन्फ्लेशन तो है, पर जो प्राइसेस हाइक हो रहे हैं वो कंपैरेटिवली स्लो रेट पे हो रहे हैं। डिसइन्फ्लेशन का कभी भी मतलब फॉल इन प्राइसेस नहीं होता। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है स्लोअर इंक्रीज इन द प्राइसेस, मींस फॉल इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन। और जो री इन्फ्लेशन है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है डिसइन्फ्लेशन का। इसका मतलब है फ्रॉम डिफ्लेशन टू इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जाना, और दैट इज ऑपोजिट ऑफ डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में CRR, SLR, LA वगैरह किया था, तो उसका हम इम्पैक्ट देखेंगे। देखो, अगर CRR और SLR का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किसको कंट्रोल करने में क्या रोल प्ले करते हैं। अगर CRR या SLR बढ़ गया तो इन्फ्लेशन, CRR SLR को हमें बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन को सेट करना है। क्योंकि क्या है, फिर बैंक्स को रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी मनी फ्लो कम होगा मार्केट में और तभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक होगी। और ऐसे ही अगर हमें CRR और SLR को डिक्रीज करना होगा अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है। LAF में हमने दो करे थे, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। तो और साथ में है मार्जिनल रेट या बैंक रेट। तो अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो LAF या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या बैंक रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो LAF, MSF और बैंक रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने सेल एंड परचेज किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। तो अगर तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको हम सेल करेंगे, क्योंकि जब उनको सेल करेंगे तो मार्केट में मार्केट के जो पैसे हैं वो बैंक के पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन सेट हो जाएगी। और अगर वो परचेज करते हैं तो मार्केट में पैसा आएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो डिसइन्फ्लेशन वाले कॉजेज हो गए, और जब हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं दैट इज रीफ्लेशन। ठीक है, अब कुछ और टर्म्स, दैट इज रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? व्हेन जीडीपी रिमेन्स नेगेटिव फॉर द 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, मतलब 6 महीनों के लिए जीडीपी नेगेटिव में रहती है तो उसको बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन भी होना और रिसेशन भी होना। रिसेशन तो है ही, मतलब जो हमारी जीडीपी है वो 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव तो है ही, साथ में महंगाई भी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई। तो इसमें क्या है, इन्फ्लेशन भी होती है, रिसेशन भी होती है, बोथ रिमेन्स टुगेदर, देन सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। इस सिचुएशन में हाई इन्फ्लेशन होती है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन होती है। जैसे आप अभी श्रीलंका में देख सकते हो, ये सेम ही हाल चल रहा है। अब मैथड्स क्या हैं कैलकुलेट करने के इन्फ्लेशन को? इन्फ्लेशन को 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एक तो है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ कंज्यूमर्स को
कंसिडरेशन, सिर्फ गुड्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब किस रेट पे होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, मतलब एट द ट्रेडर्स लेवल। और कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर को किस प्राइस पे मिल रहा है रिटेलर पे, ठीक है। जो ये 4 ± 2% हम करते हैं वो होलसेल प्राइस इंडेक्स की हम बात करते हैं। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, इसमें गुड्स को भी कंसीडर किया जाता है और सर्विसेज को भी कंसीडर किया जाता है। मतलब ये इतना रियलिस्टिक वे नहीं है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज़्यादा बेटर वे है कैलकुलेट करने का इन्फ्लेशन को, पर हमें दोनों वेज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कौन कौन सी आइटम्स कवर्ड होती हैं। जब भी हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो टोटल आइटम्स कवर होती हैं 697। प्राइमरी सेक्टर की है जो है प्राइमरी 117, फ्यूल एंड पावर की है 16, मैन्युफैक्चर्ड है 564। तो इन सब का टोटल बनेगा 697। और WPI में जो बेस ईयर लिया जाता है 2011 टू 2012 लिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे CPI की। CPI का जो बेस ईयर लिया जाता है वो लिया जाता है 2012, ठीक है। और इसमें वेरियस फॉर्म के हम CPI निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स अलग भी निकाल लेते हैं, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स निकालते हैं, CPI फॉर रूरल लेबरर्स निकालते हैं और CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल लेबरर्स निकालते हैं। तो इसमें क्या है, जो रूरल आइटम्स है वो है 448 और जो अर्बन है वो है 460 आइटम्स, और इनका कंबाइंड वाला सबसे बेटर वर्जन होता है। अब कुछ और टर्म्स, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन मतलब वो वाली इन्फ्लेशन जिसमें हम प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर करते हैं अदर देन एनर्जी एंड फूड। मतलब एनर्जी और फूड को एक्सक्लूड करके बाकी सभी कैटेगरीज की जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको कंसीडर करना, तो ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही फूड और एनर्जी है। तो इसमें यही दोनों एलिमेंट्स ही मिस कर दिए, फूड और एनर्जी, तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। इट मीन्स अगर इन्फ्लेशन होता है तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का प्राइस कंट्रोल में है या नहीं, मेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का चेक किया जाता है। इसमें एनर्जी और फूड को एलिमिनेट कर दें तो इसको निकालने का कोई बेनिफिट नहीं होता, बट स्टिल आपको इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, मतलब इसमें सारा कुछ इंक्लूड किया जाता है। जो हम एक्चुअल सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के लिए हम इन्फ्लेशन निकालते हैं वो कौन सी है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। मतलब टोटल इन्फ्लेशन कितनी है इकोनॉमी में, इसका जो मेजर है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें बास्केट में सारी की सारी गुड्स रूरल अर्बन CPI वाली सारी ली जाती हैं, ठीक है। अब एक और तरह का इन्फ्लेशन है वो है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली फॉल हो गई और आपकी जो डिमांड है वो कंसिस्टेंट है, सेम है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड है बट जो आपकी सप्लाई है बहुत ज़्यादा फॉल होगी ड्रास्टिकली, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज रह रही है और जिसकी वजह से प्राइस हाइक हो रही है। ये इसको जो बॉटल नेक इन्फ्लेशन है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आ गई, जैसे एक्सीडेंट्स हो गए, हज़ार्ड्स हो गए, मिसमैनेजमेंट होगी, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली फॉल हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। बेसिकली 4 स्टेजेस हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग: क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीप मतलब होली होली चलना, ट्रॉट मतलब उछल थोड़ा सा अच्छे कदम लेके चलना, गैलोपिंग मतलब छाले मार मार के चलना, और हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर ही जंप। तो ये वो वाली स्टेजेस है जैसे चाइल्ड की होती है ना, उस टाइप में आप लर्न कर सकते हो। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 0 to 3% है दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, अगर 3 to 10% है दैट इज ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, एंड अगर 10 to 20% है दैट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, एंड अगर 20% के अबव है दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। आई होप आपका बिना टाइम वेस्ट हुए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हुए होंगे। 4 to 5 क्लासेस मोर होंगी, उसके बाद हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।